Okay, so good afternoon, everyone. So let's start now. Okay, so yes, तो ये एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का लास्ट पार्ट है, लास्ट एक टॉपिक का लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एरेशन पिछले वाले क्लास में किया था, टाइप्स ऑफ एरेशन, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी किया था हम लोगों ने, ठीक है। सो अभी आज के लेक्चर में हम लोग डिजाइन करेंगे, जिससे ये जो पार्ट आपका है ये डिजाइन वाला पार्ट है। सो इसको हम लोग आज करेंगे, दैट इज डिजाइन ऑफ कैस्केड एरेटर एंड स्प्रे एरेटर, ठीक है। सो दिस पार्ट वी विल बी कवरिंग ओवर इन दिस लेक्चर, ठीक है। तो उसको हम लोग कवर आज कर लेंगे, ठीक है। डिजाइन ऑफ कैस्केड एरेटर एंड स्प्रे एरेटर, ठीक है। तो इन सारे एरेटर्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन था वो हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड दिस इन द लास्ट क्लास। आज हम लोग इसका डिजाइन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो ये है कैस्केड एरेटर डिजाइन, स्प्रे एरेटर, स्प्रेड एरेटर डिजाइन। अभी हर डिजाइन के पहले एक डिजाइन क्राइटेरिया रहेगा, वो डिजाइन क्राइटेरिया पढ़ेंगे एंड मैं फटाफट 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 आपको डिजाइन जो रहेगा वो आपको बताता रहूंगा, ठीक है। कैसे कैसे करना है, कैसे नहीं, ठीक है। तो उन सब के बारे में पहले हम लोग आज डिजाइन क्राइटेरिया पढ़ेंगे। डिजाइन क्राइटेरिया के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजाइन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सो ये इस चीज को हमें याद रखना, ये कैस्केड एरेटर जो है इसका डिजाइन क्राइटेरिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सरफेस ओवरफ्लो रेट, तो सरफेस ओवरफ्लो रेट एसओआर की जो वैल्यू रहती है इसमें, ठीक है, वो 0.02 टू 0.05 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये उसकी वैल्यू रहती है। देखो हर बुक में अलग अलग रहेगा आपका, ठीक है। कभी मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर आर रहेगा, कभी मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर कुछ रहेगा, ठीक है ना। सो उसको अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो 0.02 से लेकर 0.05 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर सेकंड के इसमें आएगा उसका आंसर, ठीक है। फिर टोटल हाइट ऑफ एरेटर, तो टोटल हाइट ऑफ एरेटर रहता है वो 1.5 मीटर से लेके 7 मीटर रहता है, ठीक है। देखिए 1.5 मीटर से लेके 7 मीटर तक की उसकी हाइट रहती है, किसकी, एरेटर की, ठीक है ना। तो जनरली कैसा रहता है कि एरेटर की जो वो रहता है, क्या बोलते हैं, उसका जो वो रहता है आपका नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें जो रहता है, कभी 5 रहता है, कभी 6 रहता है, कभी 10 रहता है, ठीक है। हाइट ऑफ स्टेप्स और राइज पर स्टेप्स, ठीक है। तो एक स्टेप की हाइट रहती है 150 से 300 mm, ठीक है। ये उसकी इतनी हाइट रहती है, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ स्टेप क्या है, लेंथ ऑफ स्टेप की जो लेंथ रहती है वो 300 से 600 mm की लेंथ रहती है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी होता है इसमें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें जो रहता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की जगह कभी सर्कुलर अरेंजमेंट भी होता है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट जब पाया जाएगा तो वहाँ पे डायमीटर का रोल प्ले जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे डायमीटर ऑफ स्टेप आता है। जनरली आपने एरेटर देखे होंगे हमारे पास, तो आपने एरेटर को जो फव्वारे निकलते हैं जनरली वो कैसा रहता है, वो आपके सर्कुलर रहते हैं, रेक्टेंगुलर नहीं रहते, कैसे रहते हैं आपके सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं। जैसे सर्कुलर फॉर्म में आपके स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। फिर आपके इनलेट वाटर वेलोसिटी ऑफ सेंटर पाइप, तो एक्चुअली जब आप एरेटर को देखते होंगे, एरेटर, ठीक है, आपका एरेटर का स्टेप ऐसा रहता है, ऐसा रहता है स्टेप, ठीक है। ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, जैसे स्टेप में स्टेप की फॉर्म में एरेटर रहता है, ठीक है। ऐसा रहता है, फिर ऐसे रहता है, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो ये आपका राइज है, इसको हम बोलेंगे राइज, इसको हम राइज या हाइट बोलेंगे। और इसको हम बोलेंगे विड्थ ऑफ, लेंथ ऑफ स्टेप, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ स्टेप। ये स्टेप की लेंथ रहेंगी, स्टेप की विड्थ रहेंगी, आप बोल सकते हो। और जब पानी आता है ना, पानी तो कैसा आता है पानी, पता है क्या, ये सेंट्रल पाइप रहता है। ये आपका एक सेंटर, मैं आपको फिगर बताऊंगा आगे। ये आपका सेंट्रल पाइप रहता है। तो इस सेंट्रल पाइप में वाटर की वेलोसिटी रहेगी ना, वेलोसिटी वाटर वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आएगी वो वेलोसिटी आपकी कितनी रहेगी, 0.6 से लेके 1 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या रहेगी, ये आपकी वेलोसिटी रहेगी। समझ में आया आप लोगों को। तो ये डिजाइन क्राइटेरिया थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये आपका डिजाइन क्राइटेरिया, इसी डिजाइन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। आपको डिजाइन क्या करना है, आपको डिजाइन करना है डिजाइन अ कैस्केड एरेटर फॉर इनफ्लो 1.2 mld। तो 1.2 mld का आपको एक 1.2 mld के जो का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है या वाटर इनफ्लो होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कैस्केड एरेटर को डिजाइन करना है एंड एज्यूम सुटेबल डेटा इफ नेसेसरी, ठीक है। तो आपको ऐसा एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ऐसे उसको डिजाइन करना है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जो WTP अपना होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, जो आपको एमएलडी देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने आपने जो भी वाटर ट्रीटमेंट किया होगा, फॉर एग्जांपल एक 50 एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है ना। एक 50 एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लांट है। तो आपकी जो डिजाइन फ्लो रहेगा ना, आपका डिजाइन फ्लो, ठीक है, आपका डिजाइन फ्लो जो रहेगा वो इसके बराबर ही रहेगा, जितना 50 एमएलडी रहेगा उतना, ठीक है। बट अगर आप बेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन कर रहे हो, WTP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो सीवेज अगर मान लीजिए 50 एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है,
तो आपको डिजाइन फ्लो बनाने के लिए आपको उसके पीक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एंड वो पीक फैक्टर जो रहता है वो आपके पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल 1.5 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, सो व्हाटएवर पीक फैक्टर है वो पीक फैक्टर से डिजाइन करना पड़ता है। वही डिजाइन फ्लो रहेगा एंड वही पीक फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद तभी आपको उस चीज को यूज करना पड़ेगा आपको यूनिट्स को डिजाइन करने में, ठीक है। बट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ऐसा नहीं करना है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो आपकी फ्लो रहेगा वही आपका डिजाइन फ्लो रहेगा, उसको हमको कंसीडर करके बनाना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये चीज आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये 1.2 mld है। अब इस 1.2 mld का एज्यूम सेडिमेंट डाटा नेसेसरी, ठीक है। अब इस 1.2 mld जो इनलेट फ्लो रेट है, mld मतलब क्या होता है, मिलियन लीटर्स। mld का मतलब होता है मिलियन लीटर्स पर डे। क्या होता है बेटा, मिलियन लीटर्स पर डे। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है mld का मतलब, ठीक है। तो मिलियन लीटर्स पर डे है। अब मिलियन लीटर्स पर डे को मेरे को क्या करना है, इसको मीटर क्यूब पर आर में चेंज करना है। तो इतना तो आपको पता होगा, इतना तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि मिलियन लीटर्स पर डे को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो 1 मिलियन लीटर में कितना लीटर होता है, अब फॉर एग्जांपल 1.2, तो 1.2 1 मिलियन लीटर में कितना लीटर होता है, 10 टू द पावर 6। तो 10 टू द पावर 6 लीटर होता है, ठीक है। 10 टू द पावर 6 लीटर पर डे। अब मुझे आर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे आर में कन्वर्ट करना है, तो एक दिन में कितने घंटे रहते हैं, 24। तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 24 घंटा, ठीक है। और लीटर को मुझे मीटर क्यूब में करना है। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1/1000 मीटर क्यूब, अगर 1/1000 मीटर क्यूब आपका होता है, ठीक है। 1/1000 मीटर क्यूब आपका होता है, ठीक है। सो ये आप इसको मीटर क्यूब पर आर में आपको कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मीटर क्यूब पर आर, तो मीटर क्यूब पर आर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1.2 अपॉन 20 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर अगर आपको आएगा 1.2 200 1.2 24। सो 12 1/2 1/2 और आपका ये हो जाएगा 50 आपका आंसर आ जाएगा, 50 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो ये आपका मीटर, तो आपको ऐसा कन्वर्जन करना है, वैल्यूज को कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो 50 मीटर क्यूब पर आवर में हो जाएगा। अब देखो क्या है कि आपको मैंने बताया था 0.02 से 0.05 स्क्वायर मीटर पर मीटर क्यूब पर आवर। तो ये आपका होता है, ये आप डिजाइन क्राइटेरिया में आपने ये लिखा था 0.02 टू 0.05 स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक मीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका रहता है क्या, सरफेस ओवरफ्लो रेट। अगर मुझे अगर कैस्केड एरेटर का सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैस्केड एरेटर, तो क्या होगा, तो आपका फ्लो कितना है, ये 50 मीटर क्यूब पर आ रहा है। तो ये 50 मीटर क्यूब पर आर इंटू सरफेस ओवरफ्लो रेट अगर मैं कर दूंगा तो मुझे 1.5 स्क्वायर मीटर, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा कैस्केड एरेटर का एरिया। सिंपल, समझ में आया क्या है कि दैट अगर आपने वो सरफेस ओवरफ्लो रेट है, अगर वो सरफेस ओवरफ्लो रेट को अगर आपने फ्लो से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट यू विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ द कैस्केड एरेटर, ठीक है। तो 1.5 स्क्वायर मीटर इज द सरफेस एरिया ऑफ द कैस्केड एरेटर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्या कि उस जो ये स्टेप दिख रहे हैं ना आपको, ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप है, ठीक है। ऐसा कैस्केड एरेटर होता है, ठीक है। तो कैस्केड एरेटर में क्या होता है कि पानी जो रहता है ये ऐसे सेंट्रल पाइप के थ्रू आता है, सेंट्रल पाइप के थ्रू पानी आता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो डिस्चार्ज पाइप है ना, इस पाइप में से पानी कितना आने वाला है, ठीक है ना। तो इस डिस्चार्ज पाइप का डायमीटर कितना होना चाहिए, ठीक है ना। ये डिस्चार्ज पाइप का डायमीटर कितना होना चाहिए, वो निकालना है। तो आपने मैंने डिजाइन करने में बताया था कि आपका 0.6 से लेके 1.2 मीटर पर सेकंड तक की आप वेलोसिटी को एज्यूम कर सकते हैं इस पाइप में, ठीक है। तो मैंने एज्यूम किया कि 1.2 मीटर पर सेकंड डिस्चार्ज वेलोसिटी है, ठीक है। तो मुझे एरिया ऑफ डिस्चार्ज पाइप कैसे निकालोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा फॉर्मूला, Q is equal to area into area into velocity होता है, ठीक है। सो area into velocity, सॉरी, डिस्चार्ज इज क्या होता है, Q is equal to area into velocity होता है, ठीक है। सो आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी और फ्लो रेट मीटर क्यूब पर, हाँ। सो इसमें एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये थोड़ा फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ डिस्चार्ज पाइप मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ डिस्चार्ज देखो, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। तो Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी पता है, आपने वेलोसिटी को एज्यूम कर लिया, ठीक है। आपको एरिया निकालना है, तो Q अपॉन वेलोसिटी होता है। यहाँ पे आंसर शायद से कुछ गलत दिया होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। तो
आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है, आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो इससे आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो आगे आना थोड़ा सा फिर, ठीक है, अपन आगे गए तो एरिया ऑफ डिस्चार्ज पाइप कैलकुलेट हो गया इतना 0.00167 स्क्वायर मीटर, ठीक है, इतना एरिया ऑफ डिस्चार्ज पाइप निकल गया। अब डायमीटर ऑफ डिस्चार्ज पाइप कैसे निकालोगे, तो डायमीटर ऑफ डिस्चार्ज पाइप कैसे निकालोगे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू जो एरिया कितना है आपका, इतना आपका एरिया 0.00, इससे अगर आप इक्वेट करवा दोगे इसको, ठीक है, इससे अगर आप इसको इक्वेट करवा दोगे तो आपको जो डायमीटर मिलेगी वो मिलेगी 0.2 मीटर एंड 200 mm के आसपास क्या रहेगी, 200 mm के आसपास आपकी जो रहेगी वो आपकी डायमीटर ऑफ डिस्चार्ज पाइप रहेगी। समझ में आपको क्या होगी डायमीटर ऑफ डिस्चार्ज पाइप। आप डायमीटर ऑफ सेंट्रल पाइप जो कि डिस्चार्ज पाइप या बोलो उसको सेंट्रल पाइप, वो कितना है 200 mm, ठीक है। अब मान लो कि अब जब देखोगे ना, एक्चुअली अगर आप देखोगे ये पाइप, ये आपका स्टेप है, ठीक है, ये आपका स्टेप है ऐसा करके, ठीक है, कैस्केड एरेटर का स्टेप है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से अगर सेंट्रल पाइप आ रहा है ना, तो सेंट्रल पाइप जब करेगा ना, सेंट्रल पाइप ये हॉलो रहेगा। हॉलो का समझते क्या, हॉलो का मतलब समझते क्या होता है, ये इसका एक आउटर में एक डायमीटर होगा और इसका एक थिकनेस होगा, एक थिकनेस होगा इसका, ठीक है ना, एक थिकनेस होगा, इसका इंटरनल एक थिकनेस होगा। तो मान लो कि एज्यूम दैट सेंट्रल वॉल शाफ्ट थिकनेस वो 200 mm के आसपास है, ठीक है। तो आपकी टोटल डायमीटर कितनी है, टोटल आउटर डायमीटर, ये सेंट्रल पाइप की डायमीटर 200 mm, ठीक है, फिर एक साइड की थिकनेस 200 mm और दूसरी साइड की थिकनेस 200 mm, तो टोटल डायमीटर जो आपकी हो जाएगी, आउटर डायमीटर हो जाएगी 600 mm की डायमीटर की पाइप रहेगी। समझ में आपको क्या हो गया, सेंट्रल पाइप का इंटरनल डायमीटर फिर उसका बोथ साइड का थिकनेस, तो वो आपको है क्या, वो आपको जाएगा 600 mm की डायमीटर की, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डायमीटर ऑफ दैट पाइप, ठीक है। आप मुझे बताओ कि एरिया ऑफ सेंट्रल शाफ्ट कितना हो जाएगा। अभी आपका एरिया ऑफ सेंट्रल शाफ्ट, जो आपका सेंट्रल शाफ्ट जो है यहाँ से पानी निकलेगा, वो क्या हो जाएगा पाई/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर, तो पाई/4 इंटू 0.6, ये 600 mm, ठीक है, तो 0.6 का स्क्वायर जाएगा 0.28 स्क्वायर मीटर, तो दिस इज द 0.28 स्क्वायर मीटर, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर शाफ्ट, ठीक है। तो आपका टोटल एरिया ऑफ कैस्केड एरेटर क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ दिस शाफ्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ द कैस्केड एरेटर। तो अपने सरफेस एरिया ऑफ कैस्केड एरेटर का तो पहले निकाला था 1.5 स्क्वायर मीटर प्लस 0.28 स्क्वायर मीटर, तो वो आपको हो जाएगा 1.78 स्क्वायर मीटर, ये आपको हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ द कैस्केड एरेटर। अब मुझे डायमीटर, टोटल डायमीटर कितना होगा कैस्केड एरेटर का, तो मुझे टोटल डायमीटर कैस्केड एरेटर का निकालना है, तो मुझे अगर मैं इसको पाई/4 डी स्क्वायर से इक्वेट कर दूंगा, तो मुझे डायमीटर ऑफ कैस्केड एरेटर मिलेगा 1600 mm, तो 1600 mm या 1.6 मीटर की डायमीटर, मतलब कि जो एक्चुअली में टोटल डायमीटर का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो जितने स्टेप्स रहेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डायमीटर जो रहेगा, सो दैट इज द टोटल डायमीटर, वो आपका रहेगा 1600 mm। समझ में आया आप लोगों को। सो दिस इज अबाउट द कैस्केड एरेटर का डिजाइन। तो ये एरेटर डिजाइन हो गया, तो ये उसकी समरी है। अभी अपन ने क्या किया, टोटल एरिया ऑफ सेंट्रल शाफ्ट 1.5 स्क्वायर मीटर, 0.28 स्क्वायर मीटर आपको जाएगा टोटल एरिया ऑफ कैस्केड एरेटर। फिर आपका होता है डायमीटर ऑफ इनलेट पाइप 200 mm है और डायमीटर ऑफ एरेटर कितना हो गया 1.6। तो ये आपका अभी तक हमारा समरी था एरेटर डिजाइन का, ठीक है। आपको क्या निकालना है, राइज ऑफ स्टेप, हमको राइज ऑफ स्टेप निकालना है कितना है, ठीक है। तो राइज ऑफ स्टेप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, ये आपकी राइज है, ये आपकी राइज है, मतलब कि ये। अब मुझे राइज निकालना है, तो नंबर ऑफ राइज, ये नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने कितने, ठीक है। तो मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई 150 है ना, ये 150 है, ये 150 है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे इस टोटल एरेटर की हाइट कितनी है वो निकालनी पड़ेगी ना, कितनी है, मान लो ये हाइट कितनी है निकालनी है, तो टोटल हाइट मान लीजिए अपन ने बताया कि एरेटर की हाइट कितनी रहती है, 1.5 मीटर से लेके कितना रहता है, 1.5 मीटर से लेके 7 मीटर तक के एरेटर की हाइट रहती है। तो जितनी एरेटर की हाइट रहेगी, फॉर एग्जांपल मैंने 1.5 मीटर तो हो जाएगा 1500 mm, ठीक है, ये उसकी टोटल एरेटर की हाइट रहेगी। और एक स्टेप की, मान लो एक स्टेप की राइज जो है अपन डिजाइन करना पड़ता है, वो 150 mm से लेके 300 mm रहता है एक स्टेप की राइज। तो एक स्टेप की राइज अगर 150 mm अगर है, तो टोटल अगर मैं इसको 1500 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा उसके नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएगा। कितने स्टेप्स आएंगे, 10 स्टेप्स आ जाएंगे। समझ में आया कि कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। 1500 mm और 150, इट इज 10 स्टेप्स, ठीक है। उसका मुझे निकालना है क्या, उसके बाद मुझे निकालना है क्या, विड्थ ऑफ ड्रॉप, मतलब कि मुझे निकालना है कि इसकी विड्थ कितनी होगी, वो मेरे को निकालना है, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा इसकी विड्थ, इसकी लेंथ कितनी रहेगी, तो इसकी लेंथ मैंने आपको बताया था 16 mm से लेकर कुछ वेरी करता है उसका, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो आपको अगर ये निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी जो टोटल डायमीटर है कैस्केड एरेटर की वो पता होनी चाहिए। वो अपन ने अभी निकाला कितना, 1600 mm निकाला, ठीक है। तो टोटल डायमीटर ऑफ कैस्केड एरेटर जितना होगा वो माइनस ये शाफ्ट का जो आउटर डायमीटर रहेगा, तो यहाँ से शाफ्ट आएगा ना, शाफ्ट
वो शाफ्ट की जो आउटर डायमीटर रहेगी, ठीक है, वो शाफ्ट की आउटर डायमीटर, ठीक है, वो आपको आउटर डायमीटर पता होना चाहिए कितना है, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो अगर आपने नंबर ऑफ स्टेप्स कर दिया आउटर डायमीटर तो आपको मिल जाएगा विड्थ, ठीक है। अभी क्या है देखो 1600 आपका 600 mm जो आपका क्या है आउटर डायमीटर ऑफ स्टेप जो अपन निकाला 200 200 200 करके निकाला था, ठीक है, अपॉन 10 कितने नंबर ऑफ स्टेप्स है, बट देखो आपको अभी तक क्या है अपॉन 10 into 2 क्यों आया, क्योंकि देखो आपके जो स्टेप्स रहेंगे दो साइड में रहेंगे ना, एक इस साइड में भी रहेगा एक इस साइड में भी रहेगा, तो ये एक्चुअली क्या है, ये आपका सेंट्रल पाइप है, ठीक है। तो यहां से अगर आपने इसका अगर डायमीटर है या आउटर डायमीटर को अगर माइनस कर दिया, तो अगर आपने आउटर डायमीटर को माइनस किया तो क्या आएगा आपका, आपके एक साइड में ये आएगा एक साइड में ये आएगा, ठीक है। तो दो है ना, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई 10 into 2 हमने यहाँ पे किया, तो वो आएगा 50 mm। तो बेसिक ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री सबको आएगा, ठीक है। तो विड्थ ऑफ ड्रॉप कितना आएगा 0.05 मीटर और 50 mm का विड्थ ऑफ ड्रॉप आएगा, ठीक है, विड्थ ऑफ स्टेप्स आएगा। समझ में आया आप लोगों को? सो ये आपका आ गया विड्थ ऑफ ड्रॉप। अब डिजाइन कैलकुलेशन थोड़ा हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो अभी क्या है, टोटल डायमीटर ऑफ कैस्केड डायमीटर कितना है 1600 mm, ठीक है, ये आपका है। आउटर डायमीटर ऑफ सेंट्रल शाफ्ट कितना है 600 mm, ये अपन ने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो मुझे अगर डायमीटर ऑफ फर्स्ट स्टेप निकालना है, देखो ये कितना है 0.5 है, ये कितना है 0.5 है, ठीक है, ये 0.5 है, और ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, आउटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट है 600, ठीक है, ये आउटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट है 600, ये शाफ्ट की डायमीटर 600 mm, ये टोटल आउटर डायमीटर मिला। तो मुझे अगर इस स्टेप की विड्थ इस स्टेप की डायमीटर निकालनी तो मैं कैसे निकालूंगा, 600 प्लस 0.5 mm, सॉरी 50, 600 प्लस 50 into 2, ठीक है, डायमीटर ऑफ सेंट्रल शाफ्ट 600 प्लस 50 into 2 तो मुझे मिल जाएगा 700 mm। तो पहले स्टेप की डायमीटर, तो पहले 600 शाफ्ट की डायमीटर कितनी थी 600 थी, नीचे कितनी हो जाएगी 700 हो जाएगी। तो ऐसे आपको एक स्टेप का मिल गया, तो ऐसे आपको 10 स्टेप का कैलकुलेट करना है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे आपको 10 स्टेप का कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा सा आगे रहोगे तो ये आपकी समरी है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है 600, तो 700 निकला, मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूँ, ठीक है। 600 प्लस 15 into 2 700, सिंपल ज्योमेट्री है 700, ठीक है। अब ये 700 से मिलेगा 700 प्लस 15 into 2 800, ठीक है। तो ऐसे आपको 900 मिल जाएगा, 1000 1100 ऐसे 1600 तक। तो लास्ट में जब तक कब तक जब तक वो आपका जो लास्ट का जो स्टेप का जो डायमीटर रहेगा वो आपका कैस्केड इरेटर के डायमीटर के बराबर होगा। तो इस तरह से आपको स्टेप नंबर हर एक स्टेप का डायमीटर कैलकुलेट करना है। समझ में आपको? तो ऐसे 10 स्टेप का रहेगा आपका, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये आपका इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है, इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो आपने अभी देखा, तो ये आपका सेंट्रल शाफ्ट है, यहां से पानी आएगा, पानी ऐसा स्टेप से फ्लो होगा। यही ऐसा सिस्टम आपने देखा होगा, हाँ या ना बताना चैट बॉक्स में कि आप लोगों ने ऐसा सिस्टम जो है, ऐसा सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली। आप लोग जब भी वहां पे आते हो, ठीक है, आपने क्या बोलते हैं, जब भी आप लोग वहां पे आते होंगे कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो आप लोगों ने ऐसा सिस्टम देखा होगा कैस्केड एरेटर का। ऐसा स्टेप रहते होंगे अपने एक कैस्केड एरेटर में 4-5 स्टेप ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 स्टेप का कैस्केड एरेटर है। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा, पानी यहाँ से फ्लो होता है सेंट्रल शाफ्ट से, तो ये सेंट्रल शाफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये सेंट्रल शाफ्ट से पानी, ये पाइप की डायमीटर है, एंड यहाँ पे थिकनेस है, ये थिकनेस अपने 200 mm मेजर किया, 200 mm। तो टोटल जो थिकनेस होगी यहाँ पे, ये टोटल जो शाफ्ट ऊपर की जो शाफ्ट है ये 600 mm की होगी, ठीक है, ये 600 mm की होगी, ठीक है ना। ये सेंट्रल वेब की डायमीटर कितनी है, सेंट्रल वेब की डायमीटर जो आएगी, अपन यहाँ पे 200 mm का थिकनेस, 200 mm का थिकनेस यहाँ पे लिया, 600 mm आ गई। 600 mm के बाद अपने क्या किया कि यहाँ पे ये 50 mm का रेज है, ये 50 mm का लेंथ है, तो टोटल मिला के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से वो करके अपन ने कर लिया। तो पानी फ्लो होगा, फ्लो होगा, फ्लो होगा, फ्लो होगा, फ्लो होगा, और नीचे जो रहेगा ये आपका डायमीटर रहेगा, ये इतना डायमीटर को जो दिख रहा है ना, ये डायमीटर, ये आपका कैस्केड इरेटर का डायमीटर है। क्या आएगा? कैस्केड इरेटर डायमीटर का। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वुडन का पार्ट दिख रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कलेक्शन चैम्बर, ठीक है, ये कलेक्शन चैम्बर है। तो अपन ने अभी तक अपन ने अपना मेन काम क्या रहा, अपन ने कैस्केड इरेटर डिजाइन कर लिया, ठीक है, सेंट्रल पाइप डिजाइन कर लिया। तो लास्ट स्टेप बस क्या बचा था आपको डिजाइन करना है कलेक्शन चैम्बर, क्योंकि पानी जब फ्लो होगा ना, तो पानी इस कलेक्शन चैम्बर में आएगा, पानी इस कलेक्शन चैम्बर में कलेक्ट होगा, एंड जैसी जो कलेक्शन चैम्बर में जो पानी कलेक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड एज द एरेटेड वाटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एरेटेड वाटर बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एरेटेड वाटर बोलेंगे, ठीक है। एंड यही एरेटेड वाटर क्या जाएगा, यहां से पाइप निकाल दोगे तो ये आगे जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा। समझ में आप लोगों को? सो ये आपको होता है कैस्केड एरेटर का डिजाइन। मैं आपको लास्ट स्टेप जो बता देता हूँ, लास्ट स्टेप कैसे आपको करना है, ठीक है। लास्ट स्टेप जो आपका रहेगा,
लास्ट में डिजाइन ऑफ द कलेक्शन चैम्बर, ठीक है, कैसे करोगे देखो। चैनल अराउंड द विड्थ ऑफ कैस्केड एरेटर, ठीक है, डिजाइन फ्लो वही 50 मीटर क्यूब, और चैनल का जो विड्थ टू डेप्थ रेशियो जो आपका रहेगा वो एज्यूम कर लो 1:1 है, मतलब कि इक्वल है, ठीक है। अब 1:2 भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड अपॉन द डिजाइनर, ठीक है। वेलोसिटी माइनस 0.6 मीटर पर सेकंड है चैनल में, ठीक है। तो ये वेलोसिटी देखो ऊपर से नीचे आएगी तो नीचे तक आ जाती है, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। पहले अपन ने 1.2 मीटर, पाइप में 1.2 मीटर सेकंड है, बट जब वो नीचे आएगी ना तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी लास्ट में, ठीक है, 0.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेटेड विड्थ निकालना है। तो विड्थ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लो रेट अपॉन वेलोसिटी अपॉन विड्थ बाय डेप्थ, ठीक है। आपने अगर ये कर लिया, ये फॉर्मूले से निकाल लिया अगर अपन ने, ठीक है, तो मुझे ये 0.2 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको ये चीज मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेटेड विड्थ, क्योंकि आपका दोनों चीज जो है विड्थ इनटू विड्थ, वो आपका क्या है, वो आपका स्क्वायर है, तो दैट्स व्हाई स्क्वेरिकल शेप है, तो दैट्स व्हाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 0.2 मीटर आ जाएगा। फिर कैलकुलेटेड लिक्विड डेप्थ क्या जाएगा, क्योंकि आपका विड्थ 0.2 है तो डेप्थ भी 0.2 रहेगा, ठीक है, तो आपका 0.2 रहेगा। तो आपका चैनल का जो विड्थ इनटू डेप्थ रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ये जो डेप्थ रहेगा, आपका डेप्थ, ठीक है, ये आपका जो डेप्थ रहेगा ये आपका 0.2 रहेगा, और इसका चैनल थोड़ा सा इधर जो जाएगा ये चैनल, ये आपका 0.2 मीटर रहेगा, ठीक है। दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल, ठीक है। सो ये आपका था कैस्केड एरेटर का डिजाइन। आई होप सो दैट ये आपका क्लियर हो गया होगा, एवरीबॉडी अभी डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, डिजाइन अ कैस्केड एरेटर फॉर इनफ्लो ऑफ 12 mld एज इज 25 नेसेसरी। सेम ऐसा स्टेप आपको करना है, ठीक है, और आपको ऐसी आपको चीज करना है, ठीक है। दिस इज आपको कैस्केड एरेटर का डिजाइन, ठीक है, समझ में आप लोगों को। सो लेट्स मूव अहेड। अब नया अभी आएगा आपका डिजाइन क्राइटेरिया फॉर द स्प्रे टाइप एरेटर, ठीक है। तो दो तरह के एरेटर होते हैं हम लोग जनरली यूज करते हैं इंडिया में, ठीक है। एक तो आपका होता है कैस्केड एरेटर, एक तो आपका होता है स्प्रे एरेटर, ठीक है। तो स्प्रे टाइप एरेटर में क्या होता है कि आपके नोजल्स होते हैं, क्या होता है आपके नोजल्स। तो आपका नोजल देखो ऐसा, नोजल का शेप आपने फ्लूइड मैकेनिज्म में जेट्स एंड प्रोपल्शन, जेट्स एंड टरबाइन वगैरह पढ़ा होगा एचडी में, ठीक है, तो नोजल देखा होगा, ठीक है। नोजल कुछ ऐसा होता है, नोजल से पानी स्प्रे होता है, जब स्प्रे होता है राइज होता है। अगर मेरे को अगर इस ग्राउंड पे स्प्रे करना है तो ऐसे करके स्प्रे करके, ऐसे करके फाउंटेन के थ्रू उसका जेट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, स्प्रे होता है, ड्रॉपलेट स्प्रे होता है, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपका स्प्रे टाइप एरेटर भी आपका बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें जो हम लोग देखते हैं, ध्यान रखना, ये है इसका डिजाइन क्राइटेरिया, ठीक है। नोजल की जो डायमीटर होती है, मैंने ये पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, सो प्लीज उसको हमेशा याद रखना डिजाइन क्राइटेरिया को। नोजल की डायमीटर 10 से लेके 40 mm तक की इसमें डायमीटर होती है, ठीक है। स्पेस्ड इन द पाइप इंटरवल, जो पाइप के इंटरवल में उसकी जो स्पेसिंग होती है वो 0.5 से लेके 1 मीटर की स्पेसिंग उसको हम डालते हैं नोजल की, ठीक है। नोजल की जो इंक्लिनेशन होती है, जो वर्टिकल से, वो 3 डिग्री से 5 डिग्री होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो नोजल एंड नोजल की जो इंक्लिनेशन रहेगी उसको थोड़ा सा इंक्लाइन करते हैं 3 डिग्री। ये वर्टिकल, अगर ये वर्टिकल है तो वर्टिकल से इसको 3 डिग्री से 5 डिग्री उसको इंक्लाइन करते हैं, क्यों, ताकि जो वाटर फॉल करता है तो उसका कुछ इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई उसको हम 3 से 5 डिग्री तक का, ज्यादा नहीं, 3 से 5 डिग्री वर्टिकल से इंक्लाइन करते हैं। फिर नोजल डिस्चार्ज शुड बी यूनिफॉर्म एज फार एज पॉसिबल, वो हमें यूनिफॉर्म होना चाहिए। वेरिएशन इन नो केस शुड बी ग्रेटर देन 5%, 5% ज्यादा वेरिएशन होना नहीं चाहिए, ठीक है। 2 से 5% का वेरिएशन डिस्चार्ज में अलाउ कर सकते हैं। फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द एरेटर पाइप जो होगा वो 1 से लेके 1.5 मीटर पर सेकंड रहेगा, जो एरेटर पाइप में जो वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, वो। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा प्रेशर रिक्वायर्ड इन द नोजल, जो रहेगा वो 2 से 9 मीटर रहेगा, ठीक है। 2 से यूजुअली 7 मीटर लोग कंसीडर करते हैं, तो प्रेशर जो नोजल पे रहेगा वो जो इस एंड पे रहेगा वो 7 मीटर ऑफ वाटर के हिसाब से रहेगा, ठीक है। फिर डिस्चार्ज जो रहेगा नोजल्स का वो 300 से लेके 600 लीटर पर मिनट का डिस्चार्ज रहेगा, ठीक है। एरेटर एरिया जो आपका रहेगा 1.25 into 10 to the minus 3 to 3.75 मीटर क्यूब, ये आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर डे। समझ में, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये आपको स्प्रे एरेटर डिजाइन करना है, आपको डिजाइन फ्लो दिया हुआ है, आयरन प्रेजेंट इन रॉ वाटर दिया हुआ है, सैचुरेशन कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, एरेशन कांस्टेंट एट कॉमन बेस दिस इज log 10 दैट इज 70 सेंटीमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको आगे जाना, देखो ये ओके, सो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, देखो इसमें डिजाइन फ्लो क्या दिया हुआ है, 600 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, 600 मीटर क्यूब पर डे, ये आपको डिजाइन फ्लो दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको एज्यूम करना है डायमीटर ऑफ नोजल, ठीक है। तो आपने आपका डिजाइन करने दिया कि 10 से 40 mm, तो आपने एवरेज में उसको 25 mm डायमीटर की नोजल एज्यूम कर लिया। 3 से 5 डिग्री इंक्लिनेशन होता है तो आपने 3 डिग्री इंक्लिनेशन को एज्यूम कर लिया, और डायमीटर ऑफ वन ड्रॉप जो कि 25 mm, अगर जितनी नोजल की डायमीटर होगी
उतना ही वाटर ड्रॉपलेट्स की डायमीटर होगी, कितना 25 mm डायमीटर, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में बोला है, गिवन डेटा में बोला है कि आयरन प्रेजेंट इन रॉ वाटर कितना है, 1.8 मिलीग्राम पर लीटर। 1.8 मिलीग्राम पर लीटर आयरन जो है, और आपको मैंने बताया था कि आयरन और मैंगनीज को निकालने की इसमें भी काम आता है, कौन किसका काम आता है, आयरन और मैंगनीज को निकालने के काम आता है आपके ये एरेटर का, कैस्केड एरेटर हो या स्प्लिटर एरेटर हो, ठीक है। तो 1.8 मिलीग्राम पर लीटर क्या आपका हो गया आयरन प्रेजेंट इन रॉ वाटर। अब आपकी जो परमिसिबल लिमिट, जो आपका परमिसिबल लिमिट जो आयरन की होती है ट्रीटेड वाटर में, ठीक है, जब आप वाटर को ट्रीट करते हो तो परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। ये याद रखना, ये आपका आईएस, आपको अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा होगा आईएस 10500, ठीक है, 2012। तो ये आपकी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो आपकी ड्रिंकिंग वाटर में आयरन की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो अगर इतनी होनी चाहिए, बट आपकी वाटर में कितना है 1.8, मुझे कितना निकालना है 1.8 में से, तो 1.8 minus 1.1 कितना है 1.7 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये आपकी इतना आयरन आपको निकालना है इस स्प्रे टाइप इरेटर के थ्रू, ठीक है। अब देखो आयरन का एक फॉर्मूला होता है, जो आयरन आपका प्रेजेंट होता है वो किसके फॉर्म में रहता है, वो आपका जनरली वाटर में जो प्रेजेंट रहता है वो आपका रहता है Fe2+ के फॉर्म में, ठीक है। तो Fe2+ के फॉर्म में आपका आयरन रहता है, ठीक है, ये फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर मैंने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, तो मुझे जो मिलेगा आंसर, तो मुझे मिलेगा Fe2O3, ठीक है। तो Fe2O3 आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका फेरिक ऑक्साइड होता है। तो मैं इसको अगर बैलेंस करूं इक्वेशन को, तो 2Fe2O3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 2 to 4 है तो 4Fe यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आपको आयरन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। आपका आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, ठीक है, आपका आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे अगर 1 पॉइंट देखो 56 होता है, ठीक है, तो 56 आयरन का एटॉमिक होता है, 16 आपको ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ आयरन कितना है 56, तो 56 इंटू तो टोटल लाइन कितना है रिएक्शन में, 56 इंटू 4 कितना हो गया 224 हो गया, कितना हो गया 224 हो गया। अब 16 है तो 16 इंटू 32 इंटू 3 कितना हो गया 96, ठीक है, 3 इंटू 3 96। तो एक चीज आप देख रहे हो क्या आ गया, 224 ग्राम आयरन जो है, 224 ग्राम आयरन को कितना ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है, 224 ग्राम आयरन को कितना ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है, कितना ग्राम लग रहा है ऑक्सीजन, 96 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है। कितना ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है, 96 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है। तो मुझे बताओ 1 ग्राम आयरन को 1 ग्राम आयरन को 1 ग्राम आयरन को कितना 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 ऑक्सीजन लगेगा, 96 अपॉन 224। ये स्टोइकियोमेट्री है, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। 26 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि 1.7 मिलीग्राम पर लीटर को निकालने में कितना लगेगा, 1.7 के लिए कितना लगेगा, 1.7 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ आयरन के लिए कितना को लगेगा, तो 1.7 इंटू 96 बाय 224। तो ये आपका रहेगा क्या, ये आपका रहेगा, जो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आएगा 0.7286 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। तो मतलब कि इतना आपको ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा 1.7 मिलीग्राम ऑफ जो आयरन देगा आपको, उसको 0.7286 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन इतना उसको लगेगा, ठीक है। तो फिर मैंने अपने एक इक्वेशन पढ़ा था, ये इक्वेशन पढ़ा था, याद है आप लोगों को, ये इक्वेशन अपन ने पढ़ा था log बेस 10 CS - C0 CS - CT K AT/V, ठीक है। CS क्वेश्चन में दिया हुआ 7.292 मिलीग्राम पर लीटर 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। C0 0 मिलीग्राम पर लीटर था, ठीक है। CS अभी अपन ने निकाला, जो अभी CT जो ऑक्सीजन 0.3 अभी 73 mg पर लीटर वो अपन ने अभी निकाला, ठीक है। K 70 सेंटीमीटर आ दिया हुआ है, ठीक है। एरिया जो है, एरिया आपका है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2.5 जो आपका सेंटीमीटर है, जो ड्रॉपलेट्स की बबल है, ड्रॉपलेट्स की जो डायमीटर है वो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आपने आप सब वैल्यूज को पुट अप कर दोगे तो आपकी जो टी की वैल्यू आएगी, टी की वही 0.9 सेकंड 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड के आसपास टी की वैल्यू आ जाएगी, आपकी टाइम जो रहेगी वो 1 सेकंड आ जाएगी। अब देखो क्या टाइम ऑफ राइज, देखो नोजल आपका ये है, आपका नोजल ये है, तो नोजल से पानी ऐसा आएगा, फिर पानी ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, जो आपके वाटर पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। सो आपकी जो नोजल है ना, नोजल ये जब जाएगी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी ना, तो ये कुछ ना कुछ देर तक वो राइज करेगी, कुछ ना कुछ देर तक वो राइज में रहेगी ना, तब जाके वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, तब जाके वो वाटर पे आएगा, ठीक है ना। पहले वो ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स होगा, फिर जाएगा ना वो, तो फिर कैसा रहेगा कि आपको ये कितनी देर तक राइज में, तो उसको टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जो रहेगा आपका, वो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट वो आपका 1 सेकंड है। तो ये कॉन्टैक्ट का 1 सेकंड है, बट वो राइज कितने देर तक करेगा, तो ऑब्वियसली 1 सेकंड से कम में करेगा, ठीक है।
तो दैट्स व्हाई हम एज्यूम करते हैं 1 सेकंड का हाफ जो रहेगा वो आपका टाइम ऑफ राइज रहेगा, ठीक है। सो वो आपका रहेगा 0.5 सेकंड्स, ठीक है। तो वो आपका टाइम ऑफ राइज आ जाएगा, समझ में आप लोगों को। उसके बाद आपका जो रहेगा अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि मान लो कि अल्फा जो आपका है इट इज इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है, और v आपका नोजल वेलोसिटी है। तो अगर मान लो कि ये आपका नोजल है, ये आपका नोजल है ऐसा, ठीक है, वर्टिकली वो पानी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो मुझे निकालना है ये वर्टिकली पानी को ऐसा रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका समझ लो इसका कोई इंक्लिनेशन 3 डिग्री एंगल पे इंक्लिनेशन है, ठीक है, वर्टिकल से 3 डिग्री एंगल पे इंक्लिनेशन है। अब आपका अल्फा दिया हुआ ये अल्फा आपको दिया गया, ये आपका अल्फा है। तो मुझे क्या निकालना है, ये टोटल डिग्री जो आपका ये अल्फा जो है ये आपका अल्फा है। तो आपका जो राइज होगा वो कैसे होगा, वो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो आपका क्या रहेगा, v sin अल्फा रहेगा आपका, ये v sin अल्फा रहेगा, ये v cos अल्फा रहेगा। तो v sin अल्फा किस में मूव करेगा वो, ठीक है। तो आपका एक इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस at आपका इक्वेशन होता है, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। आपका बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका a क्या हो जाएगा, ये आपका एक्शन टू ग्रेविटी होगा। आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी आपकी, बट फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी v sin अल्फा हो जाएगी। तो v sin अल्फा इज इक्वल टू gt इनटू राइज, ठीक है, v sin अल्फा इनटू gt इनटू राइज, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ राइज 0.5 सेकंड, जी आपको पता है, sin अल्फा को पता है। अल्फा देखो आपको अल्फा वैल्यू कैसे होगी, आपकी 3 डिग्री इंक्लिनेशन थी तो 90 - 3 आपकी 87 डिग्री हो जाएगी। तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा 4.91 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपका वेलोसिटी ऑफ दैट जेट, वेलोसिटी ऑफ दैट नोजल। तो नोजल की वेलोसिटी, नोजल की जो वेलोसिटी रहेगी वो आपकी इतनी रहेगी, ठीक है। तो अभी निकालना है आपको क्या, नंबर ऑफ नोजल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ नोजल क्या है कि नंबर ऑफ नोजल को निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्यू डिस्चार्ज क्या होता है, CD इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एज्यूम कर लो मैंने 0.9 है, ठीक है। 4.91 मीटर पर सेकंड आपकी क्या है, ये आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। फिर नोजल एरिया कितनी है, π/4 d स्क्वायर आपकी है, v आपकी 25 mm है, ठीक है। तो आपने ये सब कुछ डाल दिया, ठीक है, सब कुछ डाल दिया। तो डिस्चार्ज टू एन नोजल कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज टू एन नोजल आपका हो जाएगा, डिस्चार्ज टू एन नोजल n इनटू CD इनटू v इनटू a हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये टोटल किसके बराबर रहेगा, 600 मीटर पर डे के बराबर रहेगा। पढ़ लेना बराबर से इसको, ठीक है। तो आपके सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका 32 नोजल, तो नंबर ऑफ नोजल कितने हैं, 32 नंबर ऑफ नोजल, क्योंकि 25 mm डायमीटर, तो 25 mm डायमीटर के 32 नोजल अपने को लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोजल निकल गया। अब स्पेसिंग ऑफ एरेटर पाइप कैसे निकालोगे, स्पेसिंग ऑफ एरेटर पाइप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिंग ऑफ एरेटर पाइप निकालने के लिए आपको रेडियस ऑफ स्प्रे निकालना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ स्प्रे कैसे निकालोगे, जब आपका नोजल जब यहाँ पे आएगा, जब यहाँ से स्प्रे होता है ना, तो स्प्रे करके यहाँ पे स्प्रेड होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका एरिया रहेगा वो आपका रेडियस ऑफ स्प्रे रहेगा। तो ये किस डायरेक्शन में होगा, वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज v cos अल्फा। तो v cos अल्फा इज इक्वल टू v cos अल्फा इनटू 2t, ठीक है। तो ये जो आपका रहेगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम तो t1 हो जाएगा आपका, ठीक है। सो t1 वेलोसिटी टू टाइम, ठीक है। अभी टाइम जो आपका रहेगा क्या आएगा, ये आपका स्प्रेड का आपका स्प्रेड आपके दो जगह पे होगा, ठीक है ना, इधर भी होगा इधर भी होगा। तो दैट्स व्हाई टोटल 2 टाइम्स, तो इधर भी होगा इधर भी होगा, डबल साइड हो जाएगा। तो 2 * 0.15 हो जाएगा 0.537 4.91, तो 0.257 मीटर ये आपका स्प्रेड रहेगा किसका, रेडियस ऑफ स्प्रे, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, जब स्प्रे होता है ना तो विंड का भी इंटरफेरेंस आता है कि आप हवे जब एयर में विंड भी होता है तो विंड का इंटरफेरेंस आता है। तो मान लो कि 8 किलोमीटर पर आवर उसकी विंड की वेलोसिटी रहेगी, तो कोई विंड ड्रैग आपको निकालना है कि टोटल ड्रैग कितना होगा विंड का। तो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग इनटू वेलोसिटी ऑफ विंड इनटू टाइम t, ठीक है। तो आप निकालोगे तो आपको 1.33 मीटर जॉब करेगा, ये आपका वेलोसिटी ऑफ ये रहेगा। तो 1.33 + 0.25 1.587 आएगा। तो 2 मीटर की स्पेसिंग आपका नोजल का रहेगा, ठीक है। तो नोजल्स में 2 मीटर का रहेगा। बाकी आप लोग देख लेना, ये अरेंजमेंट ऑफ नोजल्स है, ये स्पेसिंग ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको स्पेसिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, आप देख लेना, चेकिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर ये आपका हेड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये आप लोग देख लेना, आपको समझ में आया तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है, टाइम कम है अपने पास, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिंग रहेगा, ठीक है। फिर आपको ऐसा पाइप्स का जो डायमीटर सेक्शन रहेगा, डिजाइन फ्लो रहेगा, लेंथ रहेगा, डायमीटर रहेगा, उसको आपको करना है। टोटल हेड लॉस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखो ये जो हेड लॉस जो आप निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हेड लॉस जो है, ये हेड लॉस की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये हेड लॉस की वैल्यू निकालना पड़ेगा किस कौन से इक्वेशन से, हेजन-विलियम इक्वेशन। डोंट यूज डार्सी-वेल्सबैक, ठीक है, डार्सी-वेल्सबैक यूज नहीं करना, हेजन-विलियम इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। कौन सा इक्वेशन यूज करना है, हेजन-विलियम इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है आगे का पार्ट, ठीक है। तो आप लोग कर लेना, डाउट्स अगर आपको लगता है कुछ भी प्रॉब्लम में, ठीक है, सो आप मेरे को पूछ सकते हो जब आपको ये रहेगा, ठीक है। तो ये आपका डिजाइन वाला पार्ट रहेगा। देखो अभी कैसे है, आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न का पेपर होगा, चाहे वो ईएसडी हो चाहे वो आपका ये हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न में आपका कोई भी अगर मैं न्यूमेरिकल पूछना रहा तो मैं कहीं से भी छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ सकता हूँ, ठीक है। दैट्स वाई इसलिए आपको हर न्यूमेरिकल को पढ़ना, डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है ना। एक हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में से छोटा सा न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है, जो 1 मार्क के इसमें भी पूछा पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आपको हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ना है, अगर डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है, यूनिट नंबर 5, ठीक है। सो इसके बारे में आपने देखा, ठीक है। सो आज हम लोगों ने ये चीज कंप्लीट कर लिया, इरेशन वाला पार्ट, ठीक है। सो यूनिट नंबर 5 का जो फर्स्ट टॉपिक था इरेशन, वो कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग कल तो लेक्चर होगा नहीं, कल आपका दोनों लेक्चर नहीं होगा, सॉलिड वेस्ट का भी लेक्चर होगा नहीं और ये भी नहीं होगा वाटर ट्रीटमेंट का, ठीक है, एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का। सो आपका भी नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो आपका होगा वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को हम दोनों लेक्चर रिज्यूम करेंगे। तो वेडनेसडे को मैं आपको वाटर में पढ़ाऊंगा मोस्टली एल्गी कंट्रोल, तो कंट्रोल ऑफ एल्गी इन वाटर सोर्सेस कैसे किया जाता है वो मैं पढ़ाऊंगा। और दूसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक चीज, और क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, आपको मैं ये पढ़ा दूंगा सॉलिड वेस्ट में। थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड, वो कौन सा टॉपिक है, वेस्ट मिनिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे और सॉर्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो थर्ड यूनिट का हम लोग कल परसों स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये यहाँ तक हम इसका स्टॉप करते हैं। तो मैं आपको 2 लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, अटेंडेंस के, तो दोनों को भर देना, ठीक है। एक सॉलिड वेस्ट का है, ओके, एक सॉलिड वेस्ट, ये सॉलिड वेस्ट का जो सुबह वाला लेक्चर था, और एक अभी का, राइट, एक अभी का एडवांस वाटर, ठीक है। दोनों को भर देना, ठीक है। सो 2 लेक्चर्स का अटेंडेंस अपने चैट बॉक्स में उसको भर देना एंड ये हम इसको एंड करते हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप सो दैट एवरीबॉडी गॉट द लिंक, तो लिंक मिल गया, ठीक है। सो एंड करते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच।